हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में और टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था। हमने टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिया था और रिफ्लेक्स एक्शन का ये जो डायग्राम था इसे हम समझ चुके थे। क्लियर? आज हम आगे बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन का हमने डायग्राम पढ़ लिया था, कैसे काम करता है पढ़ लिया था। यानी अगर रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन करें कि आखिर रिफ्लेक्स एक्शन है क्या, तो एक बात जरा सोचिएगा। सपोज ऐसा हो कि ऑल ऑफ अ सडन अगर किसी पर्सन का हाथ जो है, किसी पर्सन का फिंगर सडन गलती से क्या कर जाए, किसी इलेक्ट्रिसिटी वायर पे, वो जो वायर जो ऊपर से रैप किया हो नहीं, उस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है उस पर पहुंच गया, तो क्या होगा? जब हम उस पर हाथ रखेंगे तो पहले इम्पल्स जाएगा मेरे ब्रेन के पास, फिर वहाँ प्रोसेस किया जाएगा, हम सोचेंगे कि अब हाथ हटाना चाहिए, तब हम हाथ को हटाएंगे। तो होता है कि 2-3 बार झटका लग चुका होगा हम लोगों को 2-3 मिनट तक। तो ऐसा होता नहीं, करना क्या क्या आता है, तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही हमारा हाथ इलेक्ट्रिसिटी के वायर पे जाता है, हम अपने हाथ को तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं, अपने हाथ को तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह के एक्शन के लिए ये जो एक्शन है हमारा, ये इनवॉलंटरी होता है। ये एक्शन कैसा है? इनवॉलंटरी, बिना सोचे समझे हमारा ये एक्शन होता है। बिल्कुल कैसा है? इनवॉलंटरी। और इंस्टैंटेनियस होगा, इमीडिएट होगा, मतलब बहुत क्विक होगा, बहुत फास्ट होगा। और अनकॉन्शियस है, हमारे बिना कॉन्शियसली माइंड के सोचे हुए होता है। तो उस तरह का एक्शन जो हमारे द्वारा इंस्टेंटेनियस लिया जाए, अनकॉन्शियसली लिया जाता है, इमीडिएट लिया जाता है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? तो कह सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? हम कह सकते हैं इज इमीडिएट रिफ्लेक्स एक्शन इज रिफ्लेक्स एक्शन इज instantaneous involuntary and unconscious response against a stimulus। क्लियर? अगर किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट, क्या कह रहे हैं, किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट, मतलब अगर मैंने अपना हाथ किसी फायर में, किसी जलती हुई कैंडल में रखा, तो वो जो कैंडल का जलता है, वो जो फ्लेम है, वो कैसे काम करेगा हमारे लिए? वो स्टिमुलस का काम करेगा। और फ्लेम के कारण हमारा हाथ जो है तुरंत विड्रॉ करेंगे। तो ये कैसा है एक्शन? हमारा इंस्टेंटेनियस एक्शन है, इनवॉलंटरी, मतलब बिना सोचे समझे हम कर रहे हैं, अनकॉन्शियस हमारा एक्शन है। इस तरह का एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और इसके बारे में हमने पढ़ा है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन कैसा होता है, तो इज वेरी क्विक एंड फास्ट एक्शन। कह सकते हैं इज वेरी क्विक एंड फास्ट एक्शन। ये जो एक्शन है बहुत तेज होता है, मतलब बहुत तेज होता है। अब ऐसा बात करें कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है, तो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। क्या पढ़ा आपने जूनियर क्लास में कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। बट ऐसा नहीं है कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को ऑलवेज स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को हमारा ब्रेन भी कंट्रोल करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी कंट्रोल करता है। अगर हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को हमारा ब्रेन कंट्रोल करे, उस तरह के रिफ्लेक्स एक्शन को हम कहते हैं क्रेनियल रिफ्लेक्स। और अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करे, उसे हम कहते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो कह सकते हैं कि स्पाइनल जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, इसे कंट्रोल किया जाता है सीएनएस के द्वारा। इसे कंट्रोल करता है हमारा सीएनएस, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों करता है। बट इन केस अगर ब्रेन कर रहा है तो उसे कहते हैं क्रेनियल रिफ्लेक्स, और अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है उसे हम कहते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स। हम कह सकते हैं इट इज कंट्रोल्ड बाय सीएनएस। सीएनएस यानी क्या हो गया? हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसका कौन सा पार्ट, तो देख रहे हैं कौन सा पार्ट कर रहा है? तो हमारा ग्रे मैटर। ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कंट्रोल्ड बाय सीएनएस। क्लियर? कंट्रोल कौन करता है? हमारा सीएनएस, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर इसे ब्रेन कंट्रोल करेगा तो हम क्या कर सकते हैं? ये कैसा रिफ्लेक्स हो जाएगा? हमारा क्रेनियल रिफ्लेक्स। और अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगा तो हम क्या कह देंगे? कैसा रिफ्लेक्स है? तो क्रेनियल रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, इसे हम बांट सकते हैं
रिफ्लेक्स एक्शन जो है हमारा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, क्या कहें, डिपेंडिंग अपॉन रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पार्ट इसे कंट्रोल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बांट देंगे क्या, तो हमारा हो जाएगा क्रेनियल रिफ्लेक्स, क्लियर, और क्या हो जाएगा हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्स। क्रेनियल रिफ्लेक्स एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स। अगर क्रेनियल रिफ्लेक्स की बात करें तो इसे कंट्रोल कौन करेगा हमारा, तो ब्रेन का पार्ट, तो कह सकते हैं हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। क्रेनियल रिफ्लेक्स क्या कह देंगे, हैज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, क्लियर। अगर ब्रेन को भी इन्वॉल्व होना पड़े, अगर ब्रेन को भी इन्वॉल्व होना पड़े तो इस तरह का रिफ्लेक्स एक्शन को क्या बोलते हैं, क्रेनियल रिफ्लेक्स। और अगर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही क्या कर ले, संभाल ले, यानी स्पाइनल कॉर्ड से ही द्वारा अगर रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट हो जाए उसे कहते हैं हम स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो कह सकते हैं इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो सर ऐसा कौन सा रिफ्लेक्स है जो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ऐसा क्रेनियल रिफ्लेक्स का एग्जांपल क्या है सर, तो हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा हेड, हमारे नोज है ना, हमारे आईज में होने वाले जो रिफ्लेक्स होते हैं, सपोज अचानक से किसी बच्चे के पास अचानक से गुपचुप वाले के पास खड़े थे, हम गुपचुप खाने के लिए अपने गुपचुप का वेट कर रहे थे, क्या होता है हमारे माउथ में, तो सैलिवेशन स्टार्ट हो गया। ये क्या है सर, ये रिफ्लेक्स है। हमने सोचा तो नहीं कि भाई गुपचुप अच्छा देख रहे हैं अब सैलिवेशन होना चाहिए, हमारे सोचते तो नहीं है, हमारे माउथ में खुद ब खुद क्या होता है, सैलिवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्स है वो कंट्रोल कौन करता है, हमारा क्रेनियल, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, उसे हम कहते हैं क्रेनियल रिफ्लेक्स। हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हम जो फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, अचानक से किसी को देख के हमारा फेस का एक्सप्रेशन चेंज कर जाना, किसी चीज को देख के अजीब सा हमारे फेस का एक्सप्रेशन हो जाना, वो जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, हमारे आईज का कंट्रोल हो गया, हमारे नोज का कंट्रोल हो गया, हमारे स्वैलोइंग का कंट्रोल हो गया, दीज रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड आर अंडर क्रेनियल रिफ्लेक्स, क्लियर। और स्पाइनल रिफ्लेक्स में हमने पढ़ रखा है अपने लिम्स का मूवमेंट, अचानक से हमारा हाथ खटाना, किसी गर्म पे टच करने पे, इलेक्ट्रिसिटी के टच करने पे, किसी के पिंच करने पे हमारे हाथ खटाना, दीज आर स्पाइनल रिफ्लेक्स, क्लियर। तो हम बेसिकली क्या देखें कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसे कंट्रोल के अकॉर्डिंग पे कि उसे कौन सा पार्ट हमारा कंट्रोल कर रहा है, हम दो पार्ट में बांट दिए हैं, क्रेनियल रिफ्लेक्स एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स। क्रेनियल रिफ्लेक्स से कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन का पार्ट, और स्पाइनल कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। क्रेनियल रिफ्लेक्स में क्या गया हमारा, तो हमारे हेड, हमारे नोज, हमारे आईज, इन सब के रिफ्लेक्स एक्शन को, हमारे स्वेलिंग, इन सब के रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है कौन, हमारा क्रेनियल रिफ्लेक्स। और हमारा लिम्स वगैरह कह सकते हैं, ये हमारा पेरिफेरल पार्ट का जो रिफ्लेक्स एक्शन है उससे कंट्रोल कौन करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर। चलिए अब रिफ्लेक्स एक्शन को अगर हम देखें, हम और दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक हो गया हमारा अनकंडीशनड रिफ्लेक्स, और एक हो गया हमारा कंडीशनड रिफ्लेक्स, क्लियर। एक हो गया हमारा अनकंडीशनड रिफ्लेक्स, एक हो गया हमारा कंडीशनड रिफ्लेक्स। तो अनकंडीशनड रिफ्लेक्स और कंडीशनड रिफ्लेक्स क्या है, तो ऐसा है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा है कि सपोज एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, क्लियर, एक अच्छा क्रिकेटर कहीं दूर जाके चेयर बैठा हुआ था, अचानक से किसी ने उसके तरफ बॉल दिखा के उसकी तरफ फेंक दिया, तो क्या करेगा, बॉल को कैच कर लेगा। लेकिन एक नॉन क्रिकेटर उसके बगल वाले चेयर बैठा था, किसी ने उसको बॉल फेंक के मारा, वो बॉल को कैच नहीं कर पाया, उसे चोट लग गया बॉल से। मतलब क्या देख रहे हैं कि जब क्रिकेटर को हम बॉल फेंक के मारते हैं, बॉल फेंकते हैं उसकी तरफ, तो वो क्या करता है, उसका रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है, ऑल ऑफ अ सडन वो क्या करता है, उस बॉल को कैच कर लेता है। लेकिन एक नॉन क्रिकेटर, जब उसके तरफ हम बॉल फेंकते हैं तो उसके बॉडी में उस तरह का रिफ्लेक्स जनरेट नहीं हो पाता है और वो उस कैच को नहीं ले पाता है, कैच ड्रॉप हो जाता है, उसे चोट भी लग सकता है। मतलब क्या देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन हमारे द्वारा अक्वायर्ड भी हो सकता है, सीखा हुआ भी हो सकता है।
अगर रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो ये अक्वायर्ड भी हो सकता है, सीखा भी हो सकता है, ये हो जाएगा हमारा कंडीशन। अगर हम किसी रिफ्लेक्स एक्शन को हमने अपने लाइफ टाइम में अचीव किया है, हमने सीखा है, इस तरह के रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स, इसे कहते हैं हम कंडीशन रिफ्लेक्स। जैसे अगर कहीं गाना बज रहा हो तो जो डांसर है वो उसके अंदर से अपने आप डांस बहाने लगता है, वो क्या है कंडीशन, उस डांस सीख के रखा है। और जो एक नॉन डांसर है वो कितना भी तेज म्यूजिक बजा दीजिए वो डांस कर ही नहीं सकता है। तो इस तरह के जो रिफ्लेक्स एक्शन है जिसे हमने अपने लाइफ टाइम में अक्वायर किया है, हमने अचीव किया है, उसे कहते हैं हम कंडीशन रिफ्लेक्स। क्लियर। अब सपोज एक जैसा बेबी का बर्थ हुआ तो उसके आईज के पास हम फिंगर लेके जा रहे हैं, वो तुरंत अगर अपने आईज को ब्लिंक कर लेगा, तो क्या उसे हमने सिखाया कि आईज को ब्लिंक करना है? नहीं सिखाया हमने। वो उसके पास कैसा है, ये बाई बर्थ है, ये इनेट उसका रिफ्लेक्स है, इसे कहते हैं हम अनकंडीशन रिफ्लेक्स। बच्चे के जन्म होने के बाद हम उसे सिखाना नहीं पड़ता कि बेटा तुम्हें सांस लेना है, ऐसे करके सांस लो फिर ऐसे बाहर निकाल दो, सिखाना नहीं पड़ता है। इस तरह का जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसे हम कहते हैं अनकंडीशन रिफ्लेक्स। यानी वो रिफ्लेक्स, वो हमारा एक्टिविटी जो क्या होगा हमारे पास बाई बर्थ प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं अनकंडीशन रिफ्लेक्स। और जिसे हमने अपने लाइफ टाइम में अक्वायर किया है उसे कहते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स। अनकंडीशन रिफ्लेक्स हमारे लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ, हमारे साथ थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहते हैं, बट कंडीशन रिफ्लेक्स लॉस हो सकते हैं। अगर एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलना छोड़ दे तो प्रैक्टिस उसका छूट जाए, तो हो सकता है कि फेंका हुआ बॉल का कैच उसे छूट जाए। यानी कि जो कंडीशन रिफ्लेक्स है इट मे बी लॉस्ट, वो लॉस्ट हो सकता है। क्लियर। ये कभी भी लॉस्ट नहीं होगा। और ये जो है हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट भी होगा। अगर मेरा फर्दर ऑफस्प्रिंग होता है तो मेरा जो बिहेवियर है, यानी कह सकते हैं जो नॉर्मल बिहेवियर है, आइज का ब्लिंक करना, रेस्पिरेशन करना, ये सारा क्या होगा दे आफ्टर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन एक क्रिकेटर का गुण फिर उसके बेटे में जाए ये जरूरी नहीं, जरूरी क्या होता ही नहीं है, उसे भी क्या करना पड़ेगा, अक्वायर करना पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह के रिफ्लेक्स को जो हमारे पास बाई बर्थ होते हैं, जो हमारे पास परमानेंट रहेंगे, और जो हेरिटेबल होते हैं उसे कहते हैं अनकंडीशन रिफ्लेक्स। और वैसे रिफ्लेक्स जिसे हमने अपने लाइफ टाइम में अक्वायर किया है, जो टेम्पररी है और हेरिटेबल नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स। तो क्या कह सकते हैं अनकंडीशन रिफ्लेक्स के बारे में? इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, हमारे बर्थ से प्रेजेंट होता है। और इसके बारे में कह सकते हैं इट इज अक्वायर्ड और अचीव्ड इन आवर लाइफ टाइम। हमने अपने जीवन काल में इसे अक्वायर किया है, इसे अचीव किया है इन आवर लाइफ टाइम। क्लियर। ये सिंस बर्थ प्रेजेंट है, ये हमने इसे अक्वायर किया है। अगर दूसरा देखें पॉइंट तो कह सकते हैं ये कैसा है हमारा, इट इज परमानेंट। इट इज परमानेंट, ये हमारे साथ परमानेंटली रहने वाला है। और ये कैसा होता है, टेम्पोरेरी। इट इज टेम्पोरेरी मीन्स मे बी लॉस्ट। क्या कह सकते हैं, मे बी लॉस्ट, इसे हम भूल सकते हैं, मे बी लॉस्ट। अगर इसके बारे में बात करें तो क्या कह सकते हैं, इट इज हेरिटेबल। ये क्या होगा, हेरिटेबल होगा, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। लेकिन ये जो रिफ्लेक्स है हमारा, ये नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो कह सकते हैं इट इज नॉन हेरिटेबल। इट इज नॉन हेरिटेबल, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। क्लियर। तो कह सकते हैं कि हमने अगर अक्वायर्ड कुछ किया है, अक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन है, तो वो हो गया कंडीशन, और हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट दैट इज अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। क्लियर। चलिए अब देखते हैं एक चीज, चलिए तो रिफ्लेक्स एक्शन देखा हमने। आपने जूनियर क्लास में रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ा होगा। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में, रिफ्लेक्स एक्शन के ड्यूरेशन में जो पाथवे फॉलो हो रहा है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो नर्व पाथवे को फॉलो कर रहा है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यानी कि यहाँ से सेंसरी मसल, या इसे कह सकते हैं रिसेप्टर मसल, सेंसरी मसल कहिए क्या कह लीजिए, क्या रिसेप्टर मसल। क्लियर। मतलब यहाँ से हमारा सेंसरी मसल रिसीव कर रहा है इस इम्पल्स को, यहाँ से न्यूरॉन रन कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ग्रे मैटर के पास जा रहा है, वहाँ फिर इंटरनीशियल न्यूरॉन, कनेक्टर न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन है, वहाँ से फिर पहुंच रहा है मोटर न्यूरॉन, कहाँ लेके जा रहा है इसको, इफेक्टर मसल के थ्रू।
इफेक्टर मसल के पास। तो ये जो पाथवे फॉलो हो रहा है एक रिफ्लेक्स एक्शन के ड्यूरेशन में, ये जो पाथवे फॉलो हो रहा है इस पाथवे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। यानी रिफ्लेक्स एक्शन के ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन हमारा जो नर्व है जिस पाथवे को फॉलो करता है, हमारा जो इम्पल्स है जिस पाथवे को फॉलो करता है, जिस नर्व पाथवे को फॉलो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो अगर रिफ्लेक्स आर्क को डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज द नर्व पाथवे, नर्व पाथवे followed during रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर, रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम जिस नर्व पाथवे को फॉलो किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। यानी अगर यहाँ पे हम देखना चाहें, अगर इस रिफ्लेक्स आर्क को हम फॉलो करें, तो अगर पाथवे देखना चाहें, पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क देखें, क्या देखें, पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क नॉर्मली हम देखना चाहें तो क्या कह सकते हैं, क्या होता है, ये स्टार्ट कहाँ से होगा हमारा, सबसे पहले ये स्टार्ट होता है सेंसरी ऑर्गन। क्लियर, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन, या क्या कह सकते हैं, या यहां कह सकते हैं हम क्या, रिसेप्टर ऑर्गन या रिसेप्टर मसल, जो भी कहें। यहां से क्या हुआ हमारा, सेंसरी इंपल्स जनरेट हुआ। क्या हुआ है, सेंसरी इंपल्स जनरेट हुआ है, कहां गया है, सेंसरी न्यूरॉन, कहां गया है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी ऑर्गन से इंपल्स जो है हमारा, सेंसरी ऑर्गन से जो हमारा इंपल्स है वो कहां गया, सेंसरी न्यूरॉन के पास। क्लियर, कहां गया, सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन को कहां ले गया है, तो ग्रे मैटर में। कहां ले गया है, ग्रे मैटर में। तो सेंसरी न्यूरॉन इसको लेके गया है ग्रे मैटर, ग्रे मैटर ऑफ सीएनएस, यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जहां ले जाए, अगर क्रेनियल है तो ब्रेन में, अगर स्पाइनल है तो सिर्फ स्पाइनल में ले जाएगा। ग्रे मैटर ऑफ सीएनएस। क्लियर, ग्रे मैटर ऑफ सीएनएस में क्या हुआ है, तो ये इंपल्स कैसा था हमारा, सेंसरी इंपल्स। कैसा था, सेंसरी इंपल्स। तो यहाँ ग्रे मैटर में क्या होगा, इस सेंसरी इंपल्स को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, जिसे हम मोटर इंपल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ग्रे मैटर में क्या होता है यहाँ पे, तो ग्रे मैटर में होता है कन्वर्जन ऑफ सेंसरी इंपल्स, कन्वर्जन ऑफ सेंसरी इंपल्स इनटू मोटर इंपल्स। क्लियर, सेंसरी इंपल्स को हमने क्या किया, मोटर इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया। और यानी कि सेंसरी न्यूरॉन गया कहाँ, पहले ग्रे मैटर ऑफ सीएनएस में, और वहां से कहाँ गया फिर ये, तो वहां से चला गया ये मोटर न्यूरॉन में। कहाँ गया, मोटर न्यूरॉन। क्लियर, क्या देखा हमने, ये हमारा सेंसरी ऑर्गन या कह सकते हैं सेंस ऑर्गन जो भी है हमारा, वहां से सेंसरी इंपल्स कहाँ आया, सेंसरी इंपल्स सेंसरी न्यूरॉन में आया। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन कहाँ आ रहा है हमारे ग्रे मैटर में, सीएनएस के ग्रे मैटर में, यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर में आया। वहां क्या किया गया, तो ग्रे मैटर ने क्या किया, तो ग्रे मैटर ने इस सेंसरी इंपल्स को मोटर इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया। ग्रे मैटर ने इस सेंसरी इंपल्स को मोटर इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया और कहाँ भेज दिया, मोटर न्यूरॉन में। कहाँ भेज दिया है, मोटर न्यूरॉन में। ये मोटर न्यूरॉन कहाँ जा रहा है हमारा, तो मोटर न्यूरॉन जा रहा है हमारा इफेक्टर ऑर्गन के पास। मोटर न्यूरॉन कहाँ जा रहा है, ये जाएगा हमारा, इट वेंट्स टू इफेक्टर ऑर्गन, और क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्स होगा हमारा, रेस्पॉन्ड होगा। क्या करेगा हमारा ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन रेस्पॉन्ड करेगा अगेंस्ट द स्टिमुलस। यानी सेंसरी ऑर्गन को क्या दिया गया, सेंसरी ऑर्गन को स्टिमुलस दिया गया, हमने स्टिमुलस दिया सेंसरी ऑर्गन को। सेंसरी ऑर्गन से क्या जनरेट हुआ, तो सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी इंपल्स, सेंसरी ऑर्गन गया, सेंस ऑर्गन गई है, सेंसरी इंपल्स कहाँ गया, सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन को कहाँ ले गया है, इसको ले गया ग्रे मैटर ऑफ सीएनएस में। ग्रे मैटर ऑफ सीएनएस में क्या हुआ है, तो कन्वर्जन ऑफ सेंसरी इंपल्स, जो सेंसरी इंपल्स था इसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, मोटर इंपल्स में। अब ये मोटर इंपल्स कहाँ भेजा गया, तो मोटर इंपल्स मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ गया है, इफेक्टर ऑर्गन में। और इफेक्टर ऑर्गन क्या किया, तो इस स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड किया।
ये जो हमारा इफेक्टर ऑर्गन है इस स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड किया, जिस कारण से हमारा कोई ना कोई मूवमेंट होता है। क्लियर? तो देखते हैं कि हमारा रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथवे फॉलो हो रहा है, ये जो पाथवे फॉलो हो रहा है ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। कंफ्यूजन क्लियर? तो हमने क्या देखा, ये जो पाथवे फॉलो हुआ रिफ्लेक्स एक्शन में, इसे हमने क्या कह दिया? रिफ्लेक्स आर्क। चलिए अब अगर रिफ्लेक्स आर्क की बात करें हम, तो रिफ्लेक्स आर्क हमारा दो तरह का होता है। रिफ्लेक्स आर्क जो है ये दो तरह का होता है। एक हो गया पॉली सिनेप्टिक और एक हो गया हमारा मोनोसिनेप्टिक। पॉलीसिनेप्टिक एंड मोनोसिनेप्टिक। क्या मतलब है सर पॉलीसिनेप्टिक और मोनोसिनेप्टिक का? तो हमने पहले हमने पहले सिनाप्स पढ़ रखा है। हमने सिनाप्स पढ़ा है और सिनाप्स के बारे में हमने क्या जाना है? सिनाप्स है क्या? तो जहां पे हमारे दो न्यूरॉन कनेक्ट करते हैं उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? सिनाप्स कहते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क में हमने क्या देखा कि रिफ्लेक्स आर्क में हमने देखा एक जगह से, यहाँ देखिए मोनोसिनेप्टिक देखना चाहें तो ये रहा अगर हमारा सेंस ऑर्गन, यहाँ से क्या निकला हमारा? सेंसरी न्यूरॉन। यहां आया क्या हमारा? सेंसरी न्यूरॉन। और ये रहा हमारा से क्लियर? ध्यान दीजिए ये क्या रहा हमारा? इफ इट इज सेंसरी न्यूरॉन, ये क्या है? सेंसरी न्यूरॉन। और ये क्या है हमारा? तो सपोज ये हो गया हमारा मोटर न्यूरॉन। ये हो गया मोटर न्यूरॉन। ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा? ये इंडिकेट कर रहा है रिफ्लेक्स आर्क को। कैसे कर सकते हैं सर? सपोज यहाँ क्या रहा हमारा? यहाँ हमारा सेंस ऑर्गन है, यानी कह सकते हैं हमारा सेंस ऑर्गन में स्टिमुलस मिला। सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है? इस इंपल्स को लेके आया। कहाँ लेके आया? तो हमारे ग्रे मैटर में। ये पोर्शन कौन सा? सपोज हमारा दिस इज द ग्रे मैटर। कहाँ लेके आया? ग्रे मैटर में। ग्रे मैटर में उसका क्या किया गया? प्रोसेस किया गया, उसे कन्वर्ट कर दिया गया मोटर इंपल्स में। और कहाँ भेज दिया गया? मोटर न्यूरॉन थ्रू कहाँ पहुंच गया? ये तो पहुंच गया हमारे इफेक्टर ऑर्गन में। कहाँ पहुंच गया? इफेक्टर ऑर्गन में। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारा पाथ फॉलो हो रहा है, रिफ्लेक्स आर्क फॉलो हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिनाप्स है। ये जो एरिया है हमने पढ़ रखा है जहाँ दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट करते हैं, उस एरिया क्या कहते हैं? सिनाप्स कहते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम? इस एरिया को हम कहते हैं, कह रहे हैं सिनाप्स। ये क्या है हमारा? सिनाप्स। वहाँ यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? एक सिनाप्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक सिनाप्स प्रेजेंट है। तो अगर रिफ्लेक्स आर्क में सिर्फ और सिर्फ एक सिनाप्स प्रेजेंट होगा, इसे हम कह देंगे मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। क्या कह देंगे? मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। लेकिन वही अगर यहाँ केस देखें, सपोज ये क्या है हमारा? क्लियर? पढ़ रखा है ये क्या हमारा? ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन है? ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन। ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन। ये हो गया हमारा मोटर न्यूरॉन। क्लियर? और क्या देख रहे हैं? इस सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक और न्यूरॉन आ रहा है, इसका क्या नाम है? तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज इंटर न्यूसियल न्यूरॉन, या इसे कह सकते हैं हम लोग इंटर न्यूरॉन, या इसे कह सकते हैं हम लोग और कनेक्टर न्यूरॉन, या इसे कह सकते हैं हम लोग
एसोसिएशन न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। ये क्या रहा हमारा सेंसरी न्यूरॉन, जो क्या कर रहा है, सेंस ऑर्गन से इंपल्स को लेके आ रहा है, कहाँ लेके आया, ग्रे मैटर में। लेकिन क्या देख रहे हैं, ग्रे मैटर में यहाँ सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो, इसके बीच क्या प्रेजेंट हो, इसके बीच इंटरन्यूशल न्यूरॉन प्रेजेंट हो, या इंटर न्यूरॉन, एक ही नाम है, इंटरन्यूशल न्यूरॉन कहिए, इंटर न्यूरॉन कहिए, कनेक्टर न्यूरॉन कहिए, या कहिए एसोसिएशन न्यूरॉन। अगर ये प्रेजेंट हो तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ दो जगह सिनेप्स मिल रहा है, मुझे यहाँ भी एक सिनेप्स मिल रहा है और एक सिनेप्स यहाँ भी मिल रहा है। इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं यहाँ पे कितना प्रेजेंट है सिनेप्स, तो यहाँ पे दो सिनेप्स प्रेजेंट है, यहाँ पे दो सिनेप्स प्रेजेंट है। तो अगर मोर देन वन सिनेप्स हो, अगर क्या प्रेजेंट हो, मोर देन वन सिनेप्स प्रेजेंट हो, इसे कहते हैं पॉलीसिनेप्टिक न्यूरॉन। जरूरी नहीं कि दो ही सिनेप्स हो, तीन सिनेप्स भी हो सकता है। से अगर यहाँ का फिगर देखें हम, सपोज दिस इज सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, दिस इज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, सेंसरी न्यूरॉन, दिस इज फर्स्ट कनेक्टर न्यूरॉन और इंटरन्यूशल न्यूरॉन, और क्या हो गया यहाँ फिर दूसरा कनेक्टर न्यूरॉन या इंटरन्यूशल न्यूरॉन प्रेजेंट हो। क्लियर, और फिर यहाँ से क्या प्रेजेंट हो हमारा, तो यहाँ से क्या है हमारा, मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट हो, यहाँ से क्या हो, मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट हो। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एक सिनेप्स यहाँ मिला, एक सिनेप्स यहाँ मिला और एक सिनेप्स यहाँ मिला। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, तीन सिनेप्स मिल रहा है हमें, यहाँ पे हमें तीन सिनेप्स मिल रहा है, 3 सिनेप्स। क्या देख रहे हैं, 3 सिनेप्स। ये क्या हो गया हमारा, सो दिस इज सेंसरी न्यूरॉन, ये और कंडीशन लिखना है, या तो ये हो या तो ये हो, सेंसरी न्यूरॉन। ये हो गया हमारा मोटर न्यूरॉन, और हमने पर रखा ये दोनों क्या हमारा, सिंपली कह सकते हैं इंटरन्यूशियल न्यूरॉन, इंटरन्यूशियल न्यूरॉन। क्लियर, यहाँ क्या देख रहे हैं, मोर देन वन सिनेप्स। अगर मोर देन वन सिनेप्स रिफ्लेक्स आर्क में अगर मोर देन वन सिनेप्स प्रेजेंट हो, इसे हम कहते हैं पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क, और अगर सिर्फ और सिर्फ एक सिनेप्स प्रेजेंट हो, इसे कहते हैं हम मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। यानी यहाँ से भी हम लिख सकते हैं हैव, इसके बारे में अगर लिखे मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क कब कहेंगे, तो कह देंगे हैव ओनली वन सिनेप्स, हैव ओनली वन सिनेप्स इन रिफ्लेक्स आर्क। अगर रिफ्लेक्स आर्क में सिर्फ और सिर्फ एक सिनेप्स प्रेजेंट हो, उसे क्या कहते हैं, मोनोसिनेप्टिक। और अगर एक से ज्यादा सिनेप्स प्रेजेंट हो तो क्या कह देंगे, हैव मोर देन वन सिनेप्स, हैव मोर देन वन सिनेप्स इन रिफ्लेक्स आर्क। अगर रिफ्लेक्स आर्क में एक से ज्यादा सिनेप्स प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर, तो हमने देखा क्या कि रिफ्लेक्स आर्क जो है वो मोनोसिनेप्टिक भी हो सकता है, पॉलीसिनेप्टिक भी हो सकता है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक सिनेप्स प्रेजेंट हो तो क्या देंगे, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। अगर एक से ज्यादा सिनेप्स प्रेजेंट हो तो क्या कह देंगे हम, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर, चलिए तो हमने अपना सीएनएस कंप्लीट कर लिया, ब्रेन के सारे पार्ट को पढ़ लिया हमने स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ लिया। अब जो देखने जा रहे हैं हम, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। क्या है हमारा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। ऐसा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या बताते हैं बच्चा, सीएनएस क्या था, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ से जितने भी निकलने वाले, अगर हम बात करें नर्व से, या हमारे जो ऑर्गन है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या करेगा, ये हमारे बाकी के ऑर्गन से क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हमारे सीएनएस है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बहुत सारे फाइबर निकलते हैं, बहुत सारे नर्व निकलते हैं, जो हमारे पेरिफेरल ऑर्गन यानी कह सकते हैं हमारे हमारे लिम्स, हमारे ईयर्स, हमारे नोज, मतलब जहाँ भी है पेरिफेरल जो भी नर्वस सिस्टम है, मतलब पेरिफेरल जो भी हमारा पार्ट है, जाके उससे कनेक्ट होता है और उससे क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करवाता है। हमने पढ़ रखा है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा, उसे हम दो पार्ट में बांटे थे। क्या था हमारा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दैट वाज
सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। सोमैटिक के बारे में क्या कहा था हमने, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो है जो क्या करता है, जो हमारे स्केलेटल मसल से कंबाइन करे, जो हमारे स्केलेटल मसल से कंबाइन करे, उन मसल से जिसका मूवमेंट जो होता है हमारे व्हील पार्ट्स होता है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, ये हमारे स्मूथ मसल से कनेक्ट करेगा, जिसका मूवमेंट हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, जिसका मूवमेंट हमारे व्हील पावर से कंट्रोल नहीं होता है। तो दिस इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हमने पढ़ा था क्या कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम का दो पार्ट था, हम क्या पढ़ेंगे, तो एक था क्रेनियल नर्व और दूसरा था क्या हमारा, तो स्पाइनल नर्व। क्या है, स्पाइनल नर्व। वही अगर ऑटोनोमी को देखें, जिसे हमने बांट दिया था सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक। क्लियर। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होगा, तो सीएनएस जो है हमारा सेंट्रल पार्ट, उससे क्या निकले कहते हैं, बहुत सारा वायर लाइक इमर्जेंस होता है, जो जाके हमारे पेरिफेरल बॉडी पार्ट से कनेक्ट करता है, जो उसके मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है, उसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखिए दो पार्ट बांट दिया, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। सोमैटिक क्या है हमारा, तो ये वो पार्ट है हमारा जो हमारे व्हील पावर से काम करने वाले ऑर्गन्स के मूवमेंट में हेल्प करेगा। ऑटोनोमिक वो हो गया जो स्मूथ मसल से कंबाइंड होगा और उसका मूवमेंट हमारे व्हील पावर से कंट्रोल नहीं किया जाएगा। अब सोमैटिक में देखेंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम को करवाने के लिए, यानी कि हमारे बॉडी में हमारे ऑर्गन्स को भी हमारे व्हील पावर से कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरह के नर्व प्रेजेंट है, एक क्रेनियल नर्व और एक है स्पाइनल नर्व। वही अगर देखें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को देखें, तो जो हमारे व्हील पार्ट से काम नहीं करता है, हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली वो वर्क करता है, उसमें हमारा दो तरह का आ जाएगा, एक सिंपैथेटिक और एक पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पहले देखेंगे हम सोमैटिक कौन सा पार्ट, क्रेनियल एंड स्पाइनल के बारे में। क्लियर। तो अगर सोमैटिक को देखें हम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो कह सकते हैं इसके पास क्या है, क्रेनियल और स्पाइनल। क्या है हमारा, क्रेनियल नर्व और फिर क्या है हमारा स्पाइनल नर्व। क्या है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। नाम से ही क्लियर है, क्रेनियल नर्व यानी ये नर्व कहाँ से इमर्ज करेंगे, तो ये नर्व कहाँ से इमर्ज करेगा, ब्रेन से। इससे पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं, हमने स्टार्टिंग क्लास में पढ़ाया हुआ है क्रेनियल नर्व के बारे में। ऐसा है कि हमने पढ़ रखा है कि हमारा जो एक सिंगल एक्सॉन होता है, सपोज ये साइटोन है, ये हमारा क्या एक्सॉनिक पार्ट है, हमने पढ़ रखा है कि एक सिंगल एक्सॉन को हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं नर्व फाइबर। क्या कहते हैं, नर्व फाइबर। एक सिंगल एक्सॉन को हम कहते हैं नर्व फाइबर। और जब ये नर्व फाइबर बंडल में आ जाते हैं, जब ये नर्व फाइबर बंडल में आ जाते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। जब ये नर्व फाइबर बंडल में आ जाएंगे तो इसे पीएनएस के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या कहते हैं, तो इसे हम नर्व कहते हैं। और इसी नर्व फाइबर को हम लोग सीएनएस में क्या कहते हैं, तो सीएनएस में इसे हम ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले, हम पीएनएस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बात करेंगे नर्व की। यानी नर्व है क्या हमारा, दिस इज द बंडल ऑफ नर्व फाइबर, दिस इज द बंडल ऑफ नर्व फाइबर। ढेर सारे एक्सॉन के बंडल को हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। क्लियर। तो क्रेनियल नर्व की बात करें तो नाम से ही क्लियर, क्रेनियल नर्व ये इमर्ज कहाँ से करता होगा, ये अराइज कहाँ से करता होगा, ये अराइज करता है हमारे ब्रेन से। तो कह सकते हैं इट अराइजेस फ्रॉम ब्रेन। कहाँ से अराइज करेगा, ब्रेन से। और स्पाइनल नर्व कहाँ से अराइज करेगा, तो स्पाइनल कॉर्ड से। कह सकते हैं इट अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ से अराइज करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करता है। अगर क्रेनियल नर्व के टाइप को देखना चाहें तो ऐसा है कि हम बात कर रहे हैं नर्व की। नर्व क्या है, तो बंडल ऑफ नर्व फाइबर। नर्व क्या है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा है कि इस नर्व फाइबर है क्या, बंडल ऑफ नर्व फाइबर। तो उस बंडल में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट हो, तो सिर्फ और सिर्फ सेंसरी नर्व फाइबर प्रेजेंट हो। उस बंडल को हम क्या कह देंगे, सेंसरी नर्व। अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ मोटर नर्व फाइबर प्रेजेंट हो, उस बंडल को हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे मोटर नर्व। लेकिन अगर इस बंडल में, मतलब एक जो बंडल है हमारा, ये नर्व फाइबर का एक बंडल देख रहे हैं, यहाँ ढेर सारे नर्व जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है, ढेर सारे नर्व जा रहे हैं, सब कुछ इसमें सारा का सारा नर्व फाइबर जो है सब कैसा था, सेंसरी। तो हमारा ये बंडल नर्व कैसा हो गया, सेंसरी नर्व हो गया। अगर इस बंडल में जाने वाले सारे के सारे नर्व फाइबर कैसे थे, मोटर, तो ये बंडल कैसा हो गया मेरा, मोटर। लेकिन सब कुछ ऐसा है कि इसमें से कुछ नर्व फाइबर जो है वो सेंसरी हो और कुछ नर्व फाइबर कैसा हो, मोटर हो।
तो कैसा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मिक्स्ड नर्व। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो क्रेनियल नर्व है वो सेंसरी भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है और मिक्स भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं हैव सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड नर्व। इसके पास सेंसरी नर्व भी है, मोटर नर्व भी है और मिक्स्ड नर्व भी है। लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखें, स्पाइनल नर्व के बारे में, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि स्पाइनल नर्व में क्या देखा था हमने, ये था हमारा क्या, ये था हमारा सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर, ये हमारा क्या था, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ इंटेंसिव न्यूरॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसको जो हटा के दिखा रहे हैं। ये रहा हमारा क्या, मोटर न्यूरॉन। क्लियर, और क्या देखें कि जब ये स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलते हैं, जब ये नर्व स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलते हैं तो ये दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं, सेंसरी और हमारा, ये हमारा सेंसरी और मोटर। यानी देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से जब ये बाहर निकलेंगे तो साथ में बाहर निकलते हैं, इसलिए कहते हैं कि स्पाइनल नर्व हमारा ऑलवेज कैसा होता है, तो मिक्स। हमने पहले रिफ्लेक्स एक्शन वाले पार्ट में डील किया है, स्पाइनल नर्व ऑलवेज कैसा होगा, तो मिक्स। तो कहते हैं इट इज ऑलवेज, इट हैज ऑलवेज मिक्स्ड नर्व। क्या कहते हैं, इट हैज ऑलवेज मिक्स्ड नर्व, इट हैज ऑलवेज मिक्स्ड नर्व। इसके पास हमेशा कैसा नर्व रहेगा, मिक्स रहेगा, यानी सेंसरी और मोटर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन क्रेनियल में वो या तो सेंसरी हो सकते हैं, या मोटर हो सकते हैं, या मिक्स हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब अगर बात करें क्रेनियल नर्व के नंबर की, क्या कि कितना होगा, कितने क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होंगे, तो अगर देखें इसको बांटा जाए तो हम कह सकते हैं, इसको हम बांट सकते हैं एन एमनियोटा और एमनियोटा में। एन एमनियोटा और एमनियोटा। एन एमनियोटा क्या होता है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा उसे कहते हैं एन एमनियोटा, और जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे कहते हैं हम एमनियोटा। तो अगर हम बात करें एन एमनियोटा की, बात करें एन एमनियोटा की, एन एमनियोटा, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा हमारा फिश एंड एम्फीबिया, फिश एंड एम्फीबिया। वही अगर हम बात करें किसकी, एमनियोटा, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, बर्ड्स यानी एप्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। क्लियर, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो एन एमनियोटा में यानी कि फिश और एम्फीबिया में क्रेनियल नर्व कितने होंगे, इट वुड बी 10 पेयर्स। कितने होंगे, 10 पेयर्स। और एमनियोटा यानी कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स की बात करें तो ये कितने होंगे, तो ये होंगे 12 पेयर्स। यानी हम लोग किस में आते हैं, वी आर मैमल। तो हमारे पास कितने क्रेनियल नर्व होंगे, तो हमारे पास 12 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होंगे। हमारे पास कितने होंगे, 12 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होंगे। क्लियर, तो हम देखते हैं क्रेनियल नर्व अराइज किया कहाँ, ब्रेन से। इसके पास सेंसरी नर्व भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है और मिक्स भी हो सकता है। बात करें नंबर की, तो अगर एन एमनियोटा है यानी कि फिश है, एम्फीबिया है, उसके पास कितना होगा, 10 पेयर। अगर ये एमनियोटा है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, इसके पास कितने पेयर होंगे, तो 12 पेयर प्रेजेंट होंगे। और अगर बात करें स्पाइनल नर्व की, अगर स्पाइनल नर्व की बात करें तो यहाँ पे एमनियोटा एंड एमनियोटा का केस नहीं आता है। यहाँ सिंपली हम देख सकते हैं, नंबर की हम बात करें, अगर नंबर की बात करते हैं तो ह्यूमंस के पास अगर देखें, अगर किसके पास देखें, ह्यूमंस के पास कितने प्रेजेंट है, तो हमारे पास 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व प्रेजेंट है। हमारे पास कितने प्रेजेंट है, तो हमारे पास 31 पेयर स्पाइनल नर्व क्या है, प्रेजेंट है। वही अगर फ्रॉग के केस में देखें तो फ्रॉग के पास सिर्फ और सिर्फ 10 पेयर स्पाइनल नर्व प्रेजेंट है। अगर फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के पास 10 पेयर्स स्पाइनल नर्व प्रेजेंट है। क्लियर, नंबर बात करें, ह्यूमंस पे कितना होगा, 31 पेयर्स, फ्रॉग में कितना है, 10 पेयर्स। क्लियर, तो अब ये 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व को हम देखेंगे। मैमल्स में जो 12 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट है उसको देखेंगे, वो 12 पेयर क्रेनियल नर्व कौन कौन से हैं, उसका क्या क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में। क्लियर, चलिए तो जरा क्रेनियल नर्व को देखते हैं हम लोग। क्रेनियल नर्व ऑफ ह्यूमन, अगर ह्यूमन के क्रेनियल नर्व को देखें, क्या है,
क्रेनियल नर्व ऑफ ह्यूमन, क्रेनियल नर्व ऑफ ह्यूमन। क्रेनियल नर्व ऑफ ह्यूमन। तो कितना पढ़ा हमने, नंबर में कितना है ये, नंबर है इसका 12, नंबर कितना है इसका 12। अगर देखें इसको तो कह सकते हैं सीरियल नंबर। ये हमारे ब्रेन के किस पार्ट से कनेक्टेड है तो कह सकते हैं कनेक्शन विथ ब्रेन, ब्रेन के किस पार्ट से कनेक्टेड है। और इसका देखेंगे हम लोग फंक्शन। क्लियर, कनेक्शन विथ ब्रेन एंड फंक्शन। चलिए, तो पहला नंबर अगर हम देखें सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर और ये रहा नेम। क्लियर, सीरियल नंबर सीरियल नंबर एंड नेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। क्या है हमारा 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। फर्स्ट क्या है हमारा, दिस इज olfactory, second optic, third oculomotor, third fourth trochlear, fifth trigeminal, sixth abducens, seventh facial, 8 auditory, 9th glossopharyngeal, 10 ये vagus, 11th spinal accessory and 12th hypoglossal। 12th is hypoglossal। क्लियर, नंबर देखा हमने क्या है हमारा, क्या है हमारा 12 है। फर्स्ट क्या olfactory, सेकंड ऑप्टिक, थर्ड oculomotor, फोर्थ ट्रॉक्लियर, फिफ्थ ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ एब्ड्यूसेंस, सेवेंथ फेशियल, सेवेंथ ऑडिटरी, नाइन्थ ग्लोसोफेरेंजियल, टेंथ वैगस, 11th स्पाइनल एक्सेसरी एंड 12th है हमारा हाइपोग्लोसल। लर्न करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ओटाफैग वीएसएच। क्या कह सकते हैं हम लोग, ओटाफैग वीएसएच कह सकते हैं, ओटाफैग वीएसएच। O3 बार है तो O3 T2 टाइम्स है, O3 T2। क्लियर, O3 T2 ओटाफैग VSH। क्लियर, ये क्या हो गया हमारा 12 क्रेनियल नर्व। अगर देखें कि ये नर्व जो है ब्रेन से अराइज हो रहा है, ब्रेन के कौन से पार्ट से, तो कह सकते हैं हम कनेक्शन विथ ब्रेन। अगर इसका हम देखें कनेक्शन विथ ब्रेन, जो ऑल्फैक्टरी है हमारा पढ़ रखा है हमने, ऑल्फैक्टरी जो है किस पार्ट से कनेक्ट करेगा, तो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट, ऑल्फैक्टरी बल्ब। किससे कनेक्ट करेगा, ऑल्फैक्टरी बल्ब से। क्लियर, ऑल्फैक्टरी जो है हमारे ब्रेन में कौन से पार्ट से कनेक्ट करेगा, ऑल्फैक्टरी बल्ब से। हमने पढ़ रखा ऑल्फैक्टरी बल्ब का है हमारा, हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। क्लियर, अगर ऑप्टिक की बात करें, ऑप्टिक तो किससे कनेक्ट करेगा, ये कनेक्ट करेगा हमारा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस।
कहते हैं लैटरल जेनिकुलेट हमने पढ़ाया था, जब क्या पढ़ाया था आपको हम, तो हम विजुअल हमारा आई का जो पढ़ा रहे थे कि हमारा जो आई है टेम्पोरल रेटिना और हमारा नेजल रेटिना वो किस तरह से रिसीव करता है हमारे विजुअल फील्ड को। तो कह सकते हैं ऑप्टिक का काम क्या है हमारा, तो किस पार्ट से कनेक्टेड है, तो दिस इज कनेक्टेड विथ लैटरल जेनिक्यूलेट बॉडी ऑफ थैलेमस, और ये सुपीरियर कॉलिक्यूली से कनेक्टेड है। सुपीरियर कॉलिक्यूली किसका पार्ट है, तो हमने पढ़ रखा है सुपीरियर कॉलिक्यूली किसका पार्ट है, सुपीरियर कॉलिक्यूली हमने पढ़ा है ये मिड ब्रेन का पार्ट है हमारा, किसका, मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन में याद कीजिए, मिड ब्रेन के डॉर्सल पोर्शन में पढ़ा था हमने कि 4 एलिवेशन प्रेजेंट है, सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिससे हम चारों को मिला पूरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, जिसमें ऊपर वाले 2 स्ट्रक्चर था उसका नाम क्या था, सुपीरियर कॉलिक्यूली, और नीचे का नाम क्या था हमारा, इंफीरियर कॉलिक्यूली। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ऑक्यूलोमोटर को अगर देखते हैं तो ऑक्यूलोमोटर किससे कनेक्टेड है, सो दिस इज कनेक्टेड विद द ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियाई, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियाई is connected with oculomotor nuclei of floor of midbrain. Oculomotor nuclei of floor of midbrain. Clear? अगर ट्रॉक्लियर को देखें तो ट्रॉक्लियर किससे कनेक्टेड है, ट्रॉक्लियर में हमारा कनेक्टेड है ट्रॉक्लियर न्यूक्लियाई trochlear nuclei of floor of midbrain। वही अगर बात करें ट्राइजेमिनल की, ट्राइजेमिनल देखेंगे दिस कनेक्टेड विद द ventral side of pons। अगर abducens को देखें, ये किससे कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड विथ abducens nuclei of upper part of pons, फेशियल ऑडिटरी की बात करें तो सिंपली कह सकते हैं दे आर कनेक्टेड विथ पॉन्स। ऑडिटरी भी किससे कनेक्टेड है, पॉन्स से। और नीचे का जो चारों है हमारा वो किससे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड विथ मेडुला ऑब्लोंगाटा, दे आर कनेक्टेड विथ मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्लियर। तो हमने क्या देखा, हमने नाम देखा हमारा कौन कौन सा है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, हमारा ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फिर क्या हमारा एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरिंजियल, वैगस, स्पाइनल एक्सेसरी, और क्या हमारा हाइपोग्लोसल। कनेक्शन देखें तो हमारा ऑल्फैक्टिक किससे कनेक्टेड है, ऑल्फैक्टरी बल्ब से। ऑप्टिक किससे कनेक्टेड है, तो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस। और हमारा सुपीरियर कॉलिक्यूली से ऑक्यूलोमोटर कनेक्टेड है, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियर फ्लोर ऑफ मिडब्रेन से। हमारा ट्रॉक्लियर कनेक्टेड ट्रॉक्लियर न्यूक्लियर फ्लोर ऑफ मिडब्रेन से। हमारा एब्ड्यूसेंस कनेक्टेड है एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइजेमिनल कनेक्टेड है वेंट्रल साइड ऑफ पॉन्स से। एब्ड्यूसेंस कनेक्टेड है एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियाई ऑफ अपर पार्ट ऑफ पॉन्स। फेशियल एंड ऑडिटरी के बारे में पढ़ा में से पॉन्स कनेक्टेड है। और नीचे का जो चार हमारा यानी ग्लोसोफेरिंजियल, हमारा वैगस हो गया, हमारा फिर क्या हो गया स्पाइनल एक्सेसरी हो गया और हाइपोग्लोसल हो गया। दे आर कनेक्टेड विद मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये कनेक्टेड है मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब इसके बारे में फंक्शन अगर हम देखें तो फंक्शन में देख रखा है पहले थोड़ा बहुत। ऑल्फैक्टरी बल्ब की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि ऑल्फैक्टरी बल्ब किससे एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है स्मेल से। दिस इज एसोसिएटेड विद स्मेल, यानी कह सकते हैं कि हमारा जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है
ये किस में हेल्प करेगा? तो स्मेल में। क्लियर? वही अगर हम देखें लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और सुपीरियर कॉलिक्यूली अगर हम देखें तो हमने पढ़ रखा है जो सुपीरियर कॉलिक्यूली है वो किससे कंसर्न्ड है? दैट इज कंसर्न्ड विथ विजन। कंसर्न्ड विथ विजन। हमारा जो सुपीरियर कॉलिक्यूली है ये कंसर्न किससे है? विजन से कंसर्न रखता है। अगर बात करें ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियर फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन की तो ये किससे कंसर्न है हमारा? तो दिस इज कंसर्न विथ मूवमेंट ऑफ आई बॉल। हमारे जो आई बॉल का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, मतलब अगर चीजों को सपोज मुझे जैसे नीचे देखना है, कहीं साइड में देखना है, ऊपर देखना है, यहाँ देखना है, तो हमारा आई बॉल का जो मूवमेंट है, आई बॉल को जो हम मूव कर रहे हैं उसको कंट्रोल कौन करता है हमारा? तो ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियर फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन। इवन इसके अलावा हम कह सकते हैं हमारे आईलिड को ऊपर करना। अगर किसी आईलिड को अप साइड ऊपर करते हैं उसमें भी क्या करता है? एलिवेशन ऑफ अपर आईलिड फॉर ओपनिंग ऑफ आई। आई को खोलने के लिए अपने आईलिड को ऊपर जो हम मूव करते हैं उससे भी हेल्प कौन करता है? हमारा ऑक्यूलोमीटर। तो कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ आई बॉल एंड एलिवेशन ऑफ अपर आईलिड। जो सर नीचे का आईलिड मूव नहीं कर सकते हैं। एलिवेशन ऑफ अपर आईलिड फॉर ओपनिंग ऑफ आई। अपनी आंखों को खोलने के लिए, अपनी आंखों को खोलने के लिए, आंख खोलना मतलब ये नहीं कि किसी चीज से पश्चाताप करके या किसी रहस्य को खोल के हम आंख खोल रहे हैं। आंख खोलने का मतलब सिंपली अपने आईज को ओपन करना। उसके लिए हम जब अपने आईलिड को ओपन करते हैं उसमें हेल्प करता है हमारा ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियर फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन। नर्व कौन सा है हमारा? ऑक्यूलोमोटर नर्व। अगर बात करें ट्रॉक्लियर की, ट्रॉक्लियर की बात करें तो ये किस में हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है हमारा also helps in movement of eyeball। किसमें हेल्प करेगा हमारा? मूवमेंट ऑफ eyeball। मूवमेंट ऑफ eyeball। अगर ट्राइजेमिनल की बात करें ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है सेंसेशन ऑफ टच एंड टेस्ट। helps in the taking sensation of touch and taste। किसी चीज को टच करने में या टेस्ट को रिसीव करने में ये हमारा हेल्प करता है। और साथ साथ क्या करता है? तो मूवमेंट ऑफ जॉ, मूवमेंट ऑफ जॉ हमने पढ़ रखा है हमारा कौन सा जॉ मूव करता है? अपर जॉ या लोअर जॉ? तो हमारा ऑलवेज लोअर जॉ मूव करता है, अपर जॉ क्या होता है? फिक्स होता है। मूवमेंट ऑफ जॉ फॉर मैस्टिकेशन, चबा मैस्टिकेशन। अगर एब्ड्यूशंस का फंक्शन देखें तो एब्ड्यूशन का फंक्शन क्या? तो ये भी किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ आई बॉल, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ आई बॉल। मूवमेंट ऑफ आई बॉल। अगर फेशियल का फंक्शन देखें तो नाम से ही क्लियर है, फेशियल क्या करेगा? तो हमारे मसल्स के मूवमेंट में हेल्प करेगा जो फेशियल एक्सप्रेशन क्रिएट करते। तो कह सकते हैं हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ मसल, मूवमेंट ऑफ मसल फॉर फेशियल एक्सप्रेशन। और साथ साथ ये टेस्ट में भी हेल्प करता है एंड हेल्प्स इन टेस्ट। अगर ऑडिटरी की बात करें, ऑडिटरी नाम से ही क्लियर है ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है हमारे ईयर से, रिलेटेड है ईयर से। और ईयर का फंक्शन हमें पता है कि ईयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? उसका प्राइमरी फंक्शन है इक्विलिब्रियम, यानी हमारे बॉडी में बैलेंसिंग बनाना। क्या करना? बैलेंसिंग। और इसका सेकेंडरी फंक्शन जो है दैट इज, सेकेंडरी फंक्शन क्या है? दैट इज हियरिंग, सुनना, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट देखें कौन सा हमारा? ग्लॉसोफेरेंजियल। क्या है? ग्लॉसोफेरेंजियल। तो ग्लॉसोफेरेंजियल किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है स्वैलोइंग में, हेल्प्स इन स्वैलोइंग, मूवमेंट ऑफ स्वैलोइंग कह सकते हैं, हेल्प्स इन स्वैलोइंग, स्वैलोइंग मूवमेंट।
स्वैलोइंग मूवमेंट और साथ साथ टेस्ट में हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखें वैगस नर्व। अगर वैगस को देखते हैं तो वैगस किस में हेल्प करता है, तो हेल्प करता है ये रिफ्लेक्स में, बहुत सारे रिफ्लेक्स में। जैसे बात कर सकते हैं रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस, ये पढ़ाया हमने आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, लास्ट में पढ़ाया है किस तरह से जो वैगस नर्व है हमारा, वैगस नर्व जो है हमारा वो रेस्पिरेटरी को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस में कह सकते हैं एंड विसरल रिफ्लेक्सेस, और भी जो अदर विसरल रिफ्लेक्स है, यानी हमारे विसरल ऑर्गन में जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, दैट इज हमारा वैगस नर्व रिफ्लेक्स एक्शन। एक्चुअली वैगस जो है हमारा अदर विसरल ऑर्गन में मूवमेंट को कंट्रोल करवाता है। स्पाइनल एसेसिटी की बात करें, स्पाइनल एसेसिटी किस में हेल्प करता है, तो ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। इसके साथ साथ किसमें हेल्प करता है, तो मूवमेंट ऑफ शोल्डर एंड नेक, शोल्डर एंड नेक, हमारे शोल्डर और नेक के मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर हाइपोग्लोसल की बात करें तो ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ टंग, ये हमारे टंग के मूवमेंट में हेल्प करता है। ग्लॉसोफेरिंजियस जिसमें देखा स्वॉलिंग ऑफ स्वॉलिंग मूवमेंट में हमने पढ़ा है कि हमारा जो माउथ का पार्ट था, जो हमारा टंग है, टंग के पीछे जो आर्क बनता है हमारा, दिस इज कॉल्ड हाइपोग्लॉसल आर्क, जो है हमारा टंग, सपोज टंग, इसके पीछे जो ऐसे आर्क, दिस इज टंग, इसके पीछे जो ऐसे आर्क बनता है हमारा, इसे कहते हैं हम हाइपोग्लॉसल आर्क। क्या कहते हैं, हाइपोग्लॉसल आर्क। तो वही वहां पे जो प्रेजेंट है हमारा नर्व, से कहते हैं हाइपोग्लॉसोफेरेंजियल ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। क्लियर, जिसका काम क्या है, स्वॉलिंग मूवमेंट में हेल्प करना। हमने पढ़ा है कि जो हमारा क्रेनियल नर्व है हमारा, उसमें सेंसरी भी होते हैं, मोटर भी होते हैं और मिक्स भी होते हैं। क्या होते हैं, सेंसरी भी होते हैं, मोटर भी होते हैं और मिक्स भी होते हैं। तो इसमें अगर देखें कौन सा सेंसरी है, कौन मोटर है और कौन मिक्स है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 8 है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 8, ये कैसा है, हमारा सेंसरी नर्व है। तो हम सिंपली इंडिकेट कर सकते हैं इसको इसी से, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 8 जो है ये कैसा है, सेंसरी नर्व है हमारा। वही अगर हम बात करें नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9 एंड नंबर 10, नंबर 5, 7, 9 एंड 10 ये कैसा है, सो दे आर मिक्स्ड, ये मिक्स्ड नर्व है हमारा। 5, 7, 9 एंड 10 दे आर मिक्स्ड नर्व। उसके अलावा जितने बचते हैं यानी कि नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 11 एंड नंबर 12 दे आर मोटर नर्व। कैसे नर्व है, मोटर नर्व है। क्लियर, तो ये था हमारा क्रेनियल नर्व और उनके फंक्शंस, और हमारे ब्रेन में कौन से पार्ट से कनेक्टेड है। शॉर्ट फॉर्म याद करने का ओटा फैक्ट वी है, जिसमें O3 बार आएगा और 2 कितना बार है हमारा, लगातार 2 बार कंसिक्वेंटली आ रहा है। अब अगर इसमें देखें हम तो कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रोक्लियर नर्व है, हमारा जो कौन सा नर्व है, ट्रोक्लियर नर्व है, दैट इज स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट नर्व। हमारा जो ट्राइजेमिनल है दैट इज लॉन्गेस्ट नर्व एंड थिकेस्ट नर्व। अगर हम बात करें हमारे इसकी बात करें, अगर हम बात करते हैं वैगस की, तो कह सकते हैं वैगस नर्व कैसे कहना जो है, हम कहते हैं ट्रोक्लियर जो है हमारा, ट्रोक्लियर दैट इज स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट। ट्राइजेमिनल की बात करें तो ट्राइजेमिनल इज लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट। कैसा है, लार्जेस्ट और थिकेस्ट है। और अगर वैगस की बात करते हैं तो वैगस इज द लॉन्गेस्ट नर्व, सबसे बड़ा नर्व है जो हमारे बॉडी में रन करता है। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर क्रेनियल नर्व्स। हमारे 12 क्रेनियल नर्व का फंक्शन देख चुके हैं, इसके बारे देख चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपने स्पाइनल नर्व के बारे में और आगे के फंक्शंस को हम देखेंगे। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। तो मुझे 1 मिनट इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे का। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।